नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर आए हिंदी, जीएस और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम लेकर आए हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 11। तो शुरू करते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। और सभी को, जो भी मेरे दोस्त हैं, ईद की हार्दिक बधाई सबको। और हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा हिंदी का, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए 9 प्लस ऊढ़ा, बी ऑप्शन 9 प्लस ढा, सी ऑप्शन 9 प्लस ऊढ़ा और डी या ना प्लस ऊढ़ा। तो नवोढ़ा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है 9 प्लस ऊढ़ा, सी ऑप्शन। संधि विच्छेद में क्या होता है, जब हम दो शब्दों को अलग करते हैं तो दोनों शब्दों को सार्थक अर्थ निकलते हैं। सार्थक मतलब सा माने साथ में, अर्थ मतलब अर्थ, मतलब दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे नौ मतलब नया, और ऊढ़ा मतलब इसका भी अर्थ होता है, क्योंकि ऊढ़ा वो नई नवेली दुल्हन जो होती है उसको नवोढ़ा बोलते हैं। ठीक, तो ऊढ़ा मतलब दुल्हन होती है, तो नई नवेली जो दुल्हन होती है उसका अर्थ होता है नवोढ़ा। तो इसका जो सही शब्द है वो सी ऑप्शन इसका सही है। अब बात करें ये किस संधि का, तो ये गुण संधि का है। देखो ऊपर एक मात्रा लगी, गुण संधि का ये धोतक है। इसमें कहते हैं कि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ और रा आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं, तो गुण संधि कहलाता है। 9 प्लस ऊढ़ा में आ आया है, देखो ना, और फिर प्लस बड़ा ऊ, तो इसको मिला के क्या बना, ओ बना है, तो नवोढ़ा में यही होगा। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मर्माहत, बी ऑप्शन क्रूर, सी है निर्मम और डी निर्दय। तो इसमें ममता से जो संबंधित शब्द होता है वो फिलहाल निर्मम होता है। ठीक, मम माने मतलब वो ममता, और निर्दयी होता है जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दय होता है, और जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए निर्मम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अनु का अर्थ इसमें एक खाली जगह होता है, परंतु अणु का अर्थ कण होता है कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है? तो अणु का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन छोटा, बी है पीछे, सी है बारीक और डी सिलवट। तो अणु का जो सही अर्थ होता है फिलहाल वो होता है पीछे। आपने शब्द पढ़ा होगा अनुज, अनुज पढ़ा है ना? तो अनु माने पीछे होता है और ज माने जन्म लेने वाला। तो बड़े छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं, तो पीछे जन्म लिया। ठीक, जा माने जन्म लेना। जैसे जलज होता है जल, जल, तो जलज जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। वैसे छोटा भाई जो होता है अपने से पीछे जन्म लेने वाले को अनुज बोलते हैं। तो अनु माने होता है पीछे। ठीक, और अग्र माने आगे, तो अग्रज होता है बड़े भाई के लिए। तो इसमें क्या पूछा? अनु पूछा है, अनु का अर्थ क्या होगा? पीछे होगा, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन। और अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव का आशय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन नमक है, बी है सोना और सी है घोड़ा और डी समुद्र। तो जो सैंधव का सही आशय नहीं है फिलहाल वो सोना नहीं होता है इसका। सैंधव का आशय होता है नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, समुद्र भी होता है, जबकि सोना इससे जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पूछा। ठीक, पहले ये देखिए कि नहीं पूछा है कि नहीं पूछा है ना। तो पहला ऑप्शन झंडा होता है, बी ऑप्शन निशान, सी है प्रस्तर और डी ध्वज। तो झंडा, निशान और ध्वज ये सब पताका के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन प्रस्तर जो है ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब फिलहाल सी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला। अगला प्रश्न हमारा है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौवार्त्य, पूर्वी, पूर्वी या नवीन। तो पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होता है वो पौर्वार्त्य होता है। ठीक, पूर्वी का विलोम होगा पश्चिमी, और जो नवीन होता है इसका प्राचीन होता है। ठीक, इसका प्राचीन होगा। सही जवाब फिलहाल ए ऑप्शन होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, अतिवृष्टि का सबसे युक्त विलोम क्या होता है? अनावृष्टि, अवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि माने होता है, अति माने ज़्यादा, वृष्टि माने बारिश, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उसे कहते हैं अतिवृष्टि। तो अवृष्टि नहीं होगा फिलहाल, अनावृष्टि इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे बारिश नहीं होती, जैसे रेगिस्तान का क्षेत्र है उससे
अनावृष्टि का एरिया घोषित करते हैं। ठीक, वृष्टि माने अल्प माने कम होता है, जहाँ कम बारिश हो। तो फिलहाल अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, है ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है धड़ाक में प्रत्यय क्या है। धड़ाक में प्रत्यय का होगा अक होगा या आक होगा या अप होगा या ओक होगा। तो इसमें धड़ प्लस क्या मिला बना है, धड़ प्लस आक, आक से मिलके बना ये धड़ाक। तो धड़ाक में क्या बना है, एक मिनट, धड़ाक में आ लगा हुआ ना, आक। तो इसका जो राइट आंसर प्रत्यय होगा वो फिलहाल बी होगा। ठीक, आक प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्दों को हम बता दें, जैसे चालाक भी होता है आक वाले में ना, चालाक है, तैराक है ना, ये शब्द आक से मिलके बने ना। अगला प्रश्न हमारा है करपट का तद्भव रूप है। करपट जो है इसका तद्भव रूप क्या होगा, कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या कपड़ा होगा। तो करपट किसका पर्यायवाची, करपट जो है कपड़े का पर्यायवाची ये होगा। ठीक, और इसके और हम बता दें अन्य जो निर्मित शब्द इसके हैं, जैसे धोखा है वो कपट का होता है, कहाँ गए, कपट माने धोखा, ये होगा इसका। ठीक, और कारपेट असंगत है, और कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है इसका ये। अगला प्रश्न हमारा समूहवाचक शब्द है, नहर, सेना, स्टेशन या आगरा। तो समूहवाचक शब्द में क्या आएगा, देखो सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, एक समूह होता है सेनाओं का। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये होगा। ठीक, आगरा एक है, 75 आगरा नहीं है, इनका कोई समूह नहीं होता है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। ए ऑप्शन कर्ता, बी ऑप्शन कर्म, सी है कारण और डी संप्रदान। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल कारण कारक से संबंधित है ना। करण कारक में कैसे संबंधित है, इस रेखांकित पद में कारक करण कारक होगा, करण कारक का चिन्ह से है जो वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध करता है। जैसे कानों सुनी, कान से सुनी ना, यहाँ करण कारक का चिन्ह से है जो कि क्रिया सुनना का संबंध कान से स्थापित करता है ना, इसलिए करण कारक है ना। अगला प्रश्न हमारा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सूत्र। तो फिलहाल ये कन्या से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं कानीन। ठीक, अविवाहित के गर्भ से उसे कानीन बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। ए ऑप्शन पंडिताइन, बी है पंडिता, सी है पंडितानी और डी है पंडितायन। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल पंडित का पंडिताइन, आप लोग 75 बार चिल्लाते होंगे पंडित की पंडिताइन आ रही है ना, यही शब्द बोलते हैं ज़्यादा, तो यही ऑप्शन होगा इसका सही। अगला प्रश्न है हमारा 13 के बाद 14 ना, एक मिनट इधर है, 14 ये आया ना, 14 प्रश्न में प्रश्न है हमारा कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक, बी रीतिवाचक, सी स्थानवाचक या डी कालवाचक। तो कभी कभी जो है फिलहाल एक कभी कभी जो कालवाचक से संबंधित है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, बता दें स्थानवाचक होता है, दूसरा एक कालवाचक होता है, तीसरा परिमाणवाचक होता है ना, और चौथा है रीतिवाचक। तो ये 4 प्रकार के हैं। जैसे स्थानवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, स्थानवाचक में आते हैं यहाँ, ठीक, वहाँ और बाहर, इधर उधर, ये शब्द आएंगे स्थानवाचक में। और परिमाणवाचक में आते हैं जैसे बहुत, थोड़ा है, और खूब, कुछ, काफ़ी, ठीक, कम, अधिक, थोड़ा, ये सब चीज़ें आएंगी परिमाण में। और रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं ऐसे, वैसे, मानो, अचानक, अवश्य, हाँ, सा, तक, ये सब रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं ना। तो अगला हमारा प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं वो फिलहाल होते हैं 2। ठीक, तो कौन कौन से होते, तो एक देखो सकर्मक सुने होंगे, कर्म के साथ माने सकर्मक जिसमें कर्म लगा हो। ठीक, अकर्मक अमाने नहीं जिसके साथ कर्म का प्रयोग ना हो तो उसे कहते हैं अकर्मक। तो यही 2 होते हैं फिलहाल। ओके, अगला प्रश्न हमारा है
मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है, सर्वनाम होता है, विशेष होता है या संज्ञा होता है? तो मटमैला जो होता है फिलहाल वो क्या विशेषण, विशेषता बतला रहा है। तो मटमैला शब्द रंग की विशेषता बता रहा है, यह विशेषण शब्द है और रंग विशेष से होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आरसीवाद, आरसीवाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होता है? उ प्लस द प्लस या प्लस आप इसको पढ़ लीजिएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? तो इसमें कौन सा है? पा, जा, घा या डा होता है? तो महाप्राण के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? जैसे दूसरा और चौथा शब्द होता है महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। महाप्राण मतलब महा मतलब ज़्यादा ताकत, महान। जैसे क्या होता है? घा, है ना, का के बाद खा, है ना, तो इसमें ज़्यादा देखो ज़्यादा टाइम लगता है इसको बोलने में। अब जैसे का, खा, ग, घा, अंगा, है ना, तो इसमें क्या है? पहला, दूसरा और चौथा जो शब्द होता है वो होता है महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण ना, ये अल्प है, ये महाप्राण। जिसमें ज़्यादा ताकत लगती है वो महाप्राण में आएंगे और जिसमें कम लगता है उसमें अल्प प्राण। अल्प माने थोड़ी आवाज़, महा मतलब ज़्यादा आवाज़। अब समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन है? पा पहला है, ग, घा ना आया ना, ये देखो ये आपका जो है महाप्राण व्यंजन, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? कर्मभूमि, गोदान, गबन या रंगभूमि? तो इसका जो फिलहाल सही आंसर है रंगभूमि है। ठीक। इसके नायक सूरदास हैं। कहते हैं कि प्रेमचंद को इसके सृजन की प्रेरणा गांव के एक अंधे भिखारी से मिली थी। रंगभूमि का कथानक औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण या चरित्र है। गोदान, गबन, सेवा सदन इनकी ही रचनाएं हैं। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। ठीक। नमक का दरोगा, ये भी सब। अब अगला है देखो गद्यांश पढ़ते ना, गद्यांश पहले देख लेते हैं। निम्न की गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से। अगला है, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने ओ गए उधर भू नौ मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। ठीक। तो इसमें से जो पूछा गया है प्रश्न, एक मिनट, पूछा है सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या होता है? कठिनाइयाँ, आक्रमण, लड़ाइयाँ या आंधियाँ होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल कठिनाइयाँ होगा तूफान का सही अर्थ। ठीक। दिए गए वाक्यांश की पंक्ति, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से, में तूफान का भाव कठिनाइयाँ हैं, वे कठिनाइयाँ जो हमारी एकता में बाधक हों। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान से कश्मीर है भारत में क्या है? दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य या निकटस्थ राज्य? तो इसका जो सही जवाब दूरस्थ राज्य है। ठीक। अंडमान जहाँ कश्मीर भारत का उत्तरतम राज्य है तो वहीं अंडमान दक्षिणतम बिंदु है। ठीक। केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस पंक्ति में देश के सीमागत विस्तार का आशय निहित है। अगला प्रश्न हमारा है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है? शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं या क्रांति हो जाती है? तो क्या होगा इसमें? शुभ कार्य होते हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर 13, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृत तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? ए ऑप्शन पत्र, बी ऑप्शन परिपत्र, सी है प्रेस विज्ञप्ति और डी कार्यालय आदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल वो होगा डी ऑप्शन कार्यालय आदेश होगा। ठीक।
सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानांतरण एवं कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक आँख न भानना। ऑप्शन, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल अच्छा। कहते नहीं, तुम तो मुझे बिल्कुल एक आँख नहीं भाते हो बेटा। इसका मतलब क्या है? नफरत है उसके प्रति, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके क्रियाकलापों से आदमी बहुत परेशान है, इसलिए उसको एक आँख, फूटी आँख कहेंगे ना, मैं तुझे फूटी आँख ही ना देखूं, तो इसका मतलब ये है कि नफरत है उसके प्रति। तो उसका अर्थ होगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक, कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो बूढ़े बुजुर्गों को परेशान करते हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान बूढ़ों को मतलब ऐसे परेशान करता था, चिढ़ाता था। मेरे पड़ोस में एक रहती थी, ओल्ड थी, वो बहुत मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर गाली गलौज करती थी, तो हम लोग परेशान करते थे। तो जाहिर सी बात है वो हम लोगों को फूटी आँख देखना पसंद नहीं करती थी। ठीक, अगला प्रश्न देखो है, इसमें पद दिया हुआ है, बीती विभावरी नागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। इसमें दिया है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक या उपमा अलंकार। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये रूपक अलंकार को उदाहरण है। ठीक, इसमें अंबर जो है वो उपमेय है और पनघट क्या है? उपमान, उपमान का तारा, और तारा उपमेय है पर घट उपमान है, तथा उषा जो है उपमेय है पर नागरी, जो नागरी है वो उपमान का अभेद आरोप है। अतः इन पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार में जैसे दो शब्द दिए हुए, जैसे कनक, कनकते बहुत फेमस ये शब्द है, तो कनक में दो शब्द आएंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है ना। उत्प्रेक्षा में एक शब्द बार बार आता है, जैसे ताता ताता आ गया ना। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप हैं बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लागे हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये दोहा है कि सोरठा है कि रोला है, चौपाई है? तो फिलहाल ये क्या है? ये फिलहाल दोहा है ये। ठीक, रहीमदास की। तो रहीमदास के अर्धमात्रिक सम, इसमें क्या है, ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है दोहा, जिसके प्रथम चरण एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, 13-13, और फिर द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती। दोहा का उल्टा सोरठा होता, उल्टा पहले 11-11 फिर 13-13 ना। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद है। अगला है प्रश्न, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन वाली है, कारक है, संज्ञा है या लिंग है? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल एक कारक की अशुद्धि मानी जाएगी। दिए गए वाक्य में पद में प्रयोग किया गया, में प्रयोग किया गया, देखो ये जो में है इसका प्रयोग किया गया है, जिसके स्थान पर पथ पर होना चाहिए। पथ, पथ में नहीं, पथ पर होता है यहाँ पे, तो ये शुद्ध होता। ठीक, पथ पर मतलब जिसके ऊपर चला जाए तो उसमें पर लगे, में नहीं होगा इसमें। तो जो सही जवाब है, हमारा समाज उन्नति के पथ पर होना चाहिए ना। तो कारक की अशुद्धि इसमें। पथ भ्रष्ट कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट अव्ययी भाव, द्वंद्व समास या तत्पुरुष या कर्मधारय है? तो पथ भ्रष्ट में जो होगा वो फिलहाल तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। ठीक, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ अपादान कारक है, अतः यहाँ अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होना चाहिए ना। अगले प्रश्न हमारा, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने जो कहा था उसे मैं नहीं सुना। वाह, उसने तो तुम्हें क्या ही धोखा दिया। तो इसका सही जवाब जो होगा फिलहाल ये बी ऑप्शन होगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं ना। वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ वाक्य में प्रश्न पूछे जाएं। वाह, उसने तो तुम्हें क्या क्या ही धोखा दिया, यह विस्मय बोधक है ना। और इसमें आए प्रश्न उत्तर की अपेक्षा नहीं रखेंगे। तो ये थे हमारे, शायद हिंदी के प्रश्न खत्म हो गए। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, हिंदी के प्रश्न खत्म हो गए। अब थोड़ा जीएस से संबंधित प्रश्न है तो उनको देख लेते हैं। रीजनिंग वाले हम बाद में करवा देंगे प्रैक्टिस सेट में। ठीक,
पहले आप हिंदी वो जीएस के पढ़ लीजिए, ये सामान्य जानकारी की, सामान्य जानकारी के प्रश्न है। 1 मिनट। हाँ, प्रश्न है हमारा, रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्तापलट खालिस्तान ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। तो जूलियस सीजर आप वो पढ़े होंगे, और शायद जूलियस सीजर 11th-12th में है और ग्रेजुएशन में भी है इसकी बुक। तो जूलियस सीजर की कहानी से संबंधित है। इसका ऑप्शन है कसेक्सर्स, कालिगुला, अगस्टस या डरियस। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल होगा ये होगा सी ऑप्शन, अगस्टस। ठीक। रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा, रोमन गणराज्य का तख्ता पलट अगस्टस ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया पुत्र था, इसका सगा पुत्र नहीं था, किसी से उधार लिया था किराए पर। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो कि खलीफा क्षेत्र का एक हिस्सा बना था। आगे इसका सही जवाब है, इधर कहाँ गया हो, 47 में। 1 मिनट 47 का सही जवाब किधर चला गया भाई? 1 मिनट भाई रुक जा, ये 47 शायद यही है, 47। हाँ फिलहाल यही है 47 का। 1 मिनट। इसमें ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन कासिम और डी मोहम्मद गोरी। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर है कासिम होगा। अरबों के भारत पर हमले के प्रथम प्रमाण 636 से 37 के आसपास मिलते हैं, लेकिन इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ लूट मार करने तक ही सीमित था, न कि राज्य विस्तार बना। ठीक। 711-12 में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करने के बाद तत्कालीन सिंध पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न हमारा है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? ए ऑप्शन अंग्रेज, बी डच, सी पुर्तगाली या डी मुगल। तो गोवा के जो चर्च थे उनको फिलहाल पुर्तगालियों ने बनवाया था, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। ठीक। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित ये चर्च और कॉन्वेंट अपनी स्थापत्य कला के बदौलत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। गोवा में स्थित सेंट कैजेटन चर्च रोम के सेंट पीटर चर्च के तर्ज पर बना है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक। 1509 में पुर्तगाली सरकार का गवर्नर बनकर आया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? शिवालिक, हिमशिखा, हिमांचल या हिमाद्री। तो इसका फिलहाल राइट है हिमशिखा, तो फिलहाल नहीं हिमालय का हिस्सा, ये गलत है ना, यही है फिलहाल। इसकी श्रेणियों के बारे में हम बता दें, 3 प्रकार की जो समांतर श्रेणी हैं उसमें नहीं है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सीमित 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन है, हिस्पर है, बैफो है, बाल्टोरा है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार हम बता दें, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील कहाँ स्थित? आंध्र प्रदेश में है, केरल में है या तमिलनाडु या महाराष्ट्र में? तो अष्टमुड़ी जो है ये फिलहाल केरल में झील पाई जाती है। ठीक। अब कोलेरू झील पाई जाती है आंध्रा में, कोलेरू। और तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में कौन सी है फिलहाल कंफर्म नहीं है। महाराष्ट्र में जो है वो लोनार है, और लोकटक झील मणिपुर में। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, केरल है या महाराष्ट्र में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा तो फिलहाल मध्य प्रदेश में, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम प्रतिशत में। ठीक।
अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो किस में कहा गया है? ऑप्शन 243Y1, 243S1, 124A1 और 338B। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल 338 में कहा गया है। ठीक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कहते हैं। संशोधन 102 2018 में आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, डी ऑप्शन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त। तो इसमें क्या होगा? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में क्या हुआ? 169 में के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान करता है। ठीक, विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ना। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन और संवैधानिक रूप से बदलने से प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? 10वां संविधान संशोधन, 7वां संशोधन, चौथा या छठवां? तो इसका फिलहाल सही जवाब होगा 7वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1956 में। ठीक, और राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित कर दिया गया। भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था 1953 में आंध्र प्रदेश। ठीक, और भाषा के आधार पर इसके जो अध्यक्ष थे बीजी खेर थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? बाह्य ऋण में वृद्धि, बी ऑप्शन दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, सी ऑप्शन विदेश में नया व्यापार शुरू करना, या डी आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल रोजगार लाना। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम समय लाना। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, ये है, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। नॉन कैश पेमेंट को ऑपरेटिंग, नॉन कैश पेमेंट को ऑपरेशन, नेशनल पेमेंट को ऑपरेशन ऑफ इंडिया, नेट पेमेंट कंपनी इंक है ना। तो इसका फिलहाल जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन है, नेशनल पेमेंट को ऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत के विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में मान्यता दी। इसकी स्थापना की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट किधर गया, ये मनरेगा ना। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिलना चाहिए? 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन या 90 दिन? तो मनरेगा के तहत जो रोजगार की बात कही गई है फिलहाल 100 दिन की बात कही गई। फिलहाल मिलता कुछ भी नहीं, ठीक, सब बंद पड़ा है। अगला प्रश्न हमारा है, पहले इसे नरेगा बोलते, बाद में इसको मनरेगा जोड़ दिया गया महात्मा गांधी के नाम से। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खालिस्तान प्रस्तुत किए गए 1933, 1917, 1913 या 1937? तो फिलहाल ओलंपिक रिंग की जो शुरुआत हुई थी 1913 में हुई थी। ठीक, इसके 6 प्रमुख स्तंभों में से ओलंपिक रिंग या छल्ले हैं। ये 5 प्रमुख महाद्वीपों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को दर्शाते हैं। इन छल्लों को पियरे डी कॉर्बेटियन ने डिजाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक्स गेम का सह संस्थापक माना जाता है। इनको सार्वजनिक रूप से पहली बार सन 1913 में प्रस्तुत किया गया। अन्य 5 स्तंभ ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक शुभंकर, ओलंपिक मशाल और ओलंपिक मोटो है ना। अगला प्रश्न हमारा, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी है, पाली है, संस्कृत है या उर्दू? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा या हमारे देश की प्राचीन भाषा है संस्कृति है। संस्कृति से ही सारी भाषाओं का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? ऑप्शन एस एन बोस, बी जॉन टिंडल, सी सी वी रमन या डी लॉर्ड रेले? तो इसका फिलहाल जो राइट आंसर होगा
वो होगा सी ऑप्शन, सीवी रमन ने खोजा था। ठीक, सीवी रमन ने रमन प्रभाव फोटॉन कणों के लचीले वितरण के बारे में खोजा। यह खोज 28 फरवरी 1928 में हुई थी। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कोलकाता में हुई थी तथा इसके लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में नोबेल पूछा जाता है ना, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो सीवी रमन थे, लेकिन ये भौतिकी के क्षेत्र में थे। और नोबेल पुरस्कार पाए थे गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संसद कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? ए वाराणसी, बी खजुराहो, सी हरिद्वार या डी उज्जैन। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल एक खजुराहो एमपी में हुई थी। ठीक, और इसकी थीम के बारे में बता दें। थीम थी प्रोटेक्शन एंड रेजुलेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। 19 देशों का यूरोपीय संगठन है ये। G20 में फिलहाल अब 21 देश हो गए ना, अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गए ना अभी पिछले बार। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? इंग्लैंड के, आयरलैंड के, थाईलैंड या भूटान के। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने 6ठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक, 6ठी बार। 26 फरवरी 2023 को फाइनल मैच में इन्होंने केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया था। इस मैच में बेथ मूनी ने अर्धशतक जड़ा। वह 2 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी। और ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम भी विश्व कप जीती है 6ठी बार। किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर या अमित शाह। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ये होगा गिरिराज सिंह। ठीक, ये हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है। यह मंत्रालय जो है 2017-18 से देश के सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कर रहा है। इसका उद्देश्य हम बता दें तो विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका को मापने योग्य परिणामों में बदलता है। ये तो हवाई जहाज वाले मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं ना। अगला प्रश्न हमारा, फरवरी 2023 में चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, न्यूजीलैंड या थाईलैंड। तो जो आपातकाल घोषित हुआ फिलहाल थाईलैंड में आया था। ठीक, नहीं इसमें सॉरी इसका होगा न्यूजीलैंड होगा। ठीक, न्यूजीलैंड सरकार ने चक्रवात ग्रेबियल उत्तरी द्वीप पर तबाही मचाने के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। इस चक्रवात ने उत्तरी द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और समुद्र में बाढ़ ला दी थी। अगला प्रश्न 65 के बाद इधर तो हो गया। अब यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्नों पे डिस्कशन कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। बाद में हम आपको रीजनिंग के और जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं उसके लिए हम बना के क्लास लाएंगे। ठीक, अभी इसको हम कंप्लीट कर दें, 4-5 और सेट रह गए। उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में ना, अब यूपी स्पेशल में हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? ND तिवारी, मोतीलाल वोहरा, VV गिरी या रमेश भंडारी। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये नारायण दत्त तिवारी कहाँ गए, ये है नारायण दत्त तिवारी, ये कभी भी राज्यपाल नहीं रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल ना। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? आगरा जनपद में, प्रयागराज में, गाजियाबाद या कानपुर में। तो इसका फिलहाल सही जवाब होगा वो है गाजियाबाद, इसका राइट आंसर है। गाजियाबाद में 3971 है, वाराणसी में 2395 घनत्व की बात हो रही है। ठीक, और लखनऊ में 1816 जो सांद्रण है उसका सही अर्थ होता है घनत्व। और लखनऊ की बात करें 1816, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। गाजियाबाद का है 3971 ना। और फिर कहाँ का है, वाराणसी, वाराणसी का फिलहाल इसमें नहीं दिया हुआ है।
और लखनऊ भी है। लखनऊ का है 1816, भदोही 1555 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले ललितपुर का बताएं सबसे कम 242, फिर सोनभद्र है, फिर हमीरपुर 275 और महोबा 279। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो अमृत सरोवर का जो उद्घाटन हुआ फिलहाल उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई को 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का आरंभ कब हुआ? वर्ष 1985, वर्ष 1990, वर्ष 1995 या वर्ष 1997? तो जब मिड डे मील की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1995, 15 अगस्त 1995। ठीक। यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाने, सभी जाति के बच्चों में सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्रारंभ हुआ है। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज द्वारा लाया गया था। अब इसका नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया, पीएम पोषण योजना। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पीएम पोषण योजना है, इसका नया नाम हो गया। सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट जिसे बोलते हैं 1 अप्रैल को लागू हुआ था 2007 में, या 1 जनवरी 2008 या 1 जनवरी 2009? डी ऑप्शन 1 अप्रैल 2008। तो वैट जो हुआ था ये फिलहाल लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 को। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? झांसी में है, लखनऊ में, कानपुर में या डी प्रयागराज में? तो कृषि वाला जो है फिलहाल ये तो लखनऊ में ही उपस्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। और फिलहाल 6 हैं कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में। तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है? बैगा, खारवार, माहीगीर, थारू। तो जो बिजनौर की जनजाति फिलहाल ये माहीगीर है वहाँ की। बिजनौर का नजीमाबाद क्षेत्र है इसके लिए प्रमुख। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है, मछली पकड़ते हैं। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थी ये पत्रिका? बाल बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उद्दंड मार्तंड? ये तो जुगल किशोर का उद्दंड मार्तंड फिलहाल ये तो होगा नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो थी बाल बोधिनी है इनकी, जो 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 के आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। कब हुआ था? तो 1874 में। ठीक। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, बनारस से होती थी, यह भी ध्यान में रखिएगा ना, बनारस से। अतः इसे महिलाओं के से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा बाल बोधिनी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? वाराणसी में होता है, विंध्याचल में होता है, मेरठ या सहारनपुर? तो शाकंभरी देवी जो होता है फिलहाल ये सहारनपुर का है। ठीक। जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। वह वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ शिव जी का मंदिर वहाँ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो ऑप्शन है इधर, एक मिनट ऑप्शन दिया हुआ ये ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन 1951, सी 1950 और डी 1948। तो संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानने लगे हैं, सी ऑप्शन 1950 है। ठीक। 1 अप्रैल 1937 की ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य उत्तराखंड 13 जिलों के साथ अलग हो गया कट के। उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो 24 जनवरी यूपी दिवस होता है ना, 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, एक मिनट, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं?
वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है फिलहाल ये गोरखपुर से संबंधित है। ठीक, 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ये फिलहाल अशफाक उल्ला खां ये सब लोग शाहजहाँपुर के रहने वाले 3 लोग थे। रोशन सिंह, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म की बात करें तो 11 जून 1857 में, 11 जून, अब देखो आ रहा है उनका जन्म ना 1857 को शाहजहाँपुर में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। जीटी रोड नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ या मुगल सराय से। तो जो जीटी रोड है फिलहाल वो अलीगढ़ से नहीं गुजरती। ठीक, और इसका बात करें तो 19 NH 19 के नाम से जाना जाता है। ठीक, जीटी रोड पुराना मार्ग NH 2 कहा जाता था। जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। इसको बनाया किसने था ना? सूर्यवंश के शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कायगा है, नरोरा है, कलपक्कम है, काकरापार। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश से संबंधित नरोरा है जो बुलंदशहर में ना, यही है। और कायगा की बात करें तो कायगा तो फिलहाल कर्नाटक में है। कायगा है कर्नाटक ना। और कलपक्कम की बात करें तो ये तमिल में है, तमिल में ना। अब काकरापार की बात करें तो ये गुजरात में है। ठीक, इसका तो राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी है, आजमगढ़, बुलंदशहर या बाराबंकी। तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जो है ना आजमगढ़ प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ हो गया है। अब अलीगढ़ का भी नाम सुने, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया है। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन हुआ था। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न हमारा, दादरी, चुनार, चूर्ण तथा डाला सभी कारखाने किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक। तो चुर्क जो है, डाला, चुनार, ये सब चीज़ तो सीमेंट से फिलहाल है। कागज़ के लिए तो सहारनपुर है। उर्वरक के लिए तो कौन सा है, कोई याद नहीं है फिलहाल। उर्वरक का कारखाना कहाँ पे है, अभी थोड़ा दिमाग में नहीं है, बाद में बता देंगे। तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है जो सीमेंट का निर्माण करता है। सोनभद्र जिले में चूर्ण तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न हमारा है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कहाँ पे है? ऊंचाहार, बी ऑप्शन आंवला, सी है जमशेदपुर या जगदीशपुर। तो जो खाद का यूरिया बनती है कहाँ पे बनती है? तो ये आंवला है। अब आंवला खाने वाला आंवले की बात नहीं कर रहे हैं, ये आंवला पड़ता है बरेली में, एक जगह है आंवला। ठीक, और आंवला खाना भी चाहिए ना, बाल काले होते हैं। ये अब तो नैनो यूरिया का प्रचलन हो रहा है ना। अगला प्रश्न हमारा है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ पे हुआ? ए ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर, बी ग्रेटर नोएडा, सी गाजियाबाद या डी गाजीपुर। तो इसका फिलहाल सही जवाब ग्रेटर नोएडा होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, मेरठ, बी फतेहपुर प्रतापगढ़, सी लखनऊ, हरदोई और डी इलाहाबाद और वाराणसी। तो इसका फिलहाल सही जवाब है सहारनपुर और मेरठ में नींबू का उत्पादन होता है। नींबू को वैज्ञानिक नाम अगर बता दे तो साइट्रस लिमोन। ठीक, लिमोन साइट्रस लिमोन, यही से लेमन बना ना, साइट्रस लिमोन ऐसे याद कर लियो, ये होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न कंद फसलों में से
गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद को कहते हैं, रतालू, कचालू या आलू? तो गरीब का मित्र क्या है? यही तो है, आलू। यही है कंद फसल सब्जियों का। ये फिलहाल एक प्रकार का तना होती है और सस्ती भी होती है। गरीबों के मित्र यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। ठीक, आलू कहाँ से आया? तो दक्षिण अमेरिका से लाया गया था आलू, याद रखिएगा ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जब झुलसा रोग लगता है तो इसमें क्या है, वो कोहरे की वजह से झुलसा रोग लगता है, तब खेतों में पानी लगा दिया जाता है जिससे झुलसा रोग से निजात मिल जाता है। आलू के उत्पादन में यूपी टॉप पे है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी आवक न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर या मूंग? तो जो सबसे कम समय लगता है वो फिलहाल मूंग में लगता है। ये लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती थी। और 60 दिन। मसूर की बात करें तो ये फ़िलहाल 3 महीना लगाएगी, 90 दिन। और अरहर की बात करें तो ये तो लंबा समय लेती भाई, 260 दिन लगेगा इसमें। और चना की बात करें तो चना फ़िलहाल 2-3 महीने में तैयार होता है अभी। हाँ, 3 महीने। ठीक, रबी की फसल। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखेंगी। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, जिससे भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा वीडियो लाइक किया जाता है, पसंद आता है आप लोगों को। और बेहतर से बेहतर हम कंटेंट रोज़ लाने के प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया। और अब फ़िलहाल कोई समस्या नहीं रही तो मैं रेगुलर क्लास देता रहूँगा आप लोगों को। सभी लोग अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे मैं वीडियो आपको डालूँ तो आपको मिल जाए। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।